अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम एग्री बिजनेस के साथ मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर अमजद बुखारी। नाज़रीन, इस वक्त कपास काश्त हो चुकी है, मैक्सिमम कपास काश्त हो चुकी है। शायद कहीं इक्का दुक्का कोई काश्तकार ऐसा हो जो जर्मिनेशन पूरी ना हुई हो तो उसको पूरा करने के लिए कहीं काश्त कर रहा हो, या कोई एडवेंचर करना चाह रहा हो तो ऐसा हो सकता है कि कहीं काश्त हो रही हो, वरना कपास काश्त हो चुकी है। बड़ा अहम मरला है, काश्त के बाद जो है जर्मिनेशन भी चेक करनी है, और उसके साथ साथ फिर जो है जड़ी बूटियों का मामला जो है साथ साथ आ जाता है। और ख़ास तौर पे अभी इतनी बारिशें हुई हैं तो इन बारिशों के बाद जड़ी बूटियों का मसला ज़्यादा उभर कर सामने आता है। फिर इस मरहले पर कपास की फसल पर किन बीमारियों का हमला हो सकता है, जो हमने अगेती काश्त की है वो किस मरहले पर पहुँच चुकी है, क्या एहतियात करनी है, पानी कैसे देना है, ये बड़े अहम मौज़ूआत हैं इस वक्त। और ऐसे मरहले में जब हुकूमत का फोकस भी कपास पर है और कोशिश ये की गई है कि ज़्यादा से ज़्यादा रकबे पर कपास काश्त की जाए, लेकिन आपने ज़्यादा रकबे पर काश्त कर ली, उसकी मैनेजमेंट भी एक डिफ़िकल्ट काम है कि उसके लिए वसाइल भी उतने चाहिए, पानी उतना दस्तियाब हो, ज़रूरी अद्वियात उतनी दस्तियाब हों, खादें उतनी दस्तियाब हों, फिर आपकी जो लेबर फोर्स है वो सपोर्ट कर रही हो। ये सारे आज का मौजू है। मैं सबसे पहले आपको अपने मेहमानों का तारुफ करवा दूं। मेरे साथ पहले मेहमान मौजूद हैं सेंट्रल कॉटन रिसर्च इंस्टीट्यूट से साजिद महमूद साहब। आप CCRI में शोबा ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी के सरबराह हैं, तो उनसे पूछेंगे कि ये शोबा क्या कर रहा है, वो टेक्नोलॉजी है क्या जिसको ट्रांसफ़र करने की कोशिश की जा रही है। उनके साथ दूसरे मेहमान मौजूद हैं डॉक्टर काशिफ नूर साहब। आप ज़रूरी यूनिवर्सिटी मुल्तान से मुंसलिक हैं और उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे कि कपास के इस वक्त जो मराहिल हैं उसमें क्या क्या एहतियातें हैं और किन किन चीज़ों पर फोकस करना है। बहुत शुक्रिया आप मेहमानों का। साजिद साहब, पहले हम कपास पर चलने से पहले आपसे ये पूछना चाह रहे हैं कि वो ये ट्रांसफ़र जो करने जा रहे हैं आप टेक्नोलॉजी, वो टेक्नोलॉजी है क्या जो अभी तक ट्रांसफ़र नहीं हो पाई? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया बुखारी साहब। देखिए, हमारा जो डिपार्टमेंट है CCRI मुल्तान में, ट्रांसफ़र टेक्नोलॉजी ये असल में क्या है, कॉटन प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी, यानी कॉटन की जो सोइंग से लेकर जो तमाम जितने भी स्टेजेस होते हैं कॉटन की हार्वेस्टिंग तक, और उसके बाद जो ऑफ सीजन मैनेजमेंट हो जाता है, उसमें जो फार्मर्स की जो ट्रेनिंग है, फार्मर्स की जो अवेयरनेस है, उसकी जो स्किल है, उसकी एक्सपर्टीज़ है, उसको हम किस तरह बूस्ट कर सकते हैं, हम उसको कैसे एनहांस कर सकते हैं ताकि हमारी जो फी एकड़ जो पैदावार है वो बढ़ सके। तो ये हमारा जो शोबा का टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र डिपार्टमेंट, बुनियादी मकसद इसका यही है। जी, वो क्या ऐसा कुछ है जो आसान लफ्जों में हमें बताया ना, जिसको आपने ट्रांसफ़र, ये तो आपने मोटी मोटी बात बता दी। जी बिल्कुल। आप देखें, अब जैसे फ़र्ज़ करें अब कोई सीड है, हम यूँ अक्सर ये फोरम पे ये बात होती है कि सीड जो है वो अच्छी क्वालिटी का नहीं है, लेकिन मैं अपना एक्सपीरियंस ये बताता हूँ कि सीड के अंदर हमारा कोई इतना इशू नहीं है जितना एक बात बनी हुई है कि सीड जो है, सीड का इशू है। देखिए, कोई भी सीड जब अपना अप्रूव्ड वैरायटी होती है ना, ये तकरीबन फेडरल सीड सर्टिफिकेशन जो डिपार्टमेंट है उसके पास इतना सीड है कि जितना हमने जो टारगेट जो बनाया हुआ है, जो टारगेट रखा गया है, उसके मुताबिक तकरीबन उसकी सीड की अवेलेबिलिटी है। अब टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र का काम ये है कि वो जो सीड है, हम फार्मर्स को ये कहते हैं कि ये जो सीड है इसकी प्रॉपर आपने ट्रीटमेंट कैसे करनी है। ठीक है, आपने उसको, ये भी एक टेक्नोलॉजी होगी जो टेक्नोलॉजी है, काश्तकार को बतानी है कि फंजीसाइड आपने लगानी है बिफोर सोइंग। अच्छा, फिर आपने इंसेक्टिसाइड आपने कौन सी लगानी है, और उसके जो सोइंग से जो पहले है उसकी जर्मिनेशन की जो टेस्टिंग है, उस हवाले से देखें, एक चीज़ हो गया सीड, एक हो गया सीड की एप्लीकेशन। तो सीड की जो एप्लीकेशन का जो नॉलेज है, दैट्स टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र। ठीक है, मैं आपसे जानना चाहूँगा आगे कि वो तरीकाकार क्या है जिससे आप ये टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र करते हैं। डॉक्टर साहब, ये बताइएगा कि इस वक्त आपकी इतलात के मुताबिक जो कॉटन की सोइंग है वो मुकम्मल हो चुकी है, या कहीं इतलात हैं कि अभी भी सोइंग हो रही है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो शुक्रिया, आपने प्रोग्राम में इन्वाइट किया और कॉटन के ऊपर बात करने का मौका फराहम किया। तो जहाँ तक आपके सवाल का ताल्लुक है, तो मेरे नज़दीक तकरीबन 99% कॉटन की सोइंग हो चुकी है। ठीक है, कोई एक आपके नज़दीक अगर कोई अब सोइंग कर रहा है, उसे सोइंग करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए? सोइंग वैसे ना 1 अप्रैल से और 15 मई के दरमियान मुकम्मल कर लेनी चाहिए। ठीक है, उससे एक तो ये होता है कि ये वेदर ठंडा रहा, हमने लोगों को कहा कि जी आप जून के पहले हफ्ते में भी सोइंग कर लें ताकि अगर कोई रह गया है ज़्यादा से ज़्यादा रकबे पे काश्त हो जाए तो वो होती रहे। अब मौसम भी गर्म हो गया है, अब सूटेबल है इसको करना, वायबल भी होगा या नहीं, इसको छोड़ दें? अब मेरे ख्याल में नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इसके कंपैरिजन में बाकी अगर जब मकई या धान लगेगा तो उसकी जो यील्ड है ना, उस बहुत ज़्यादा आएगी, और जो आउटपुट आएगा
जो बेसिकली जो रकम हासिल करेंगे किसान, ठीक है, वो उस जो मुनाफा जो है वो इतना नहीं हो सकेगा, नुकसान होने का ज्यादा अंदेशा है। तो बेहतर ये है कि जो काश्त हो गई है उसी को संभालें और मजीद काश्त ना करें। अब मेरे ख्याल में इस टाइम नहीं काश्त करनी चाहिए, क्योंकि दो वजूहात हैं। एक तो वायरस जो है ना, ये लेट सीजन में थोड़ा सा पौधे को ना ग्रोथ नहीं करने देता ज़्यादा, ठीक है, उसकी वजह से फार्मर फिर थोड़ा सा परेशान होता है। और दूसरा ये है कि बारिशें जो हैं इसकी वजह से वीड की जो है ग्रोथ और जर्मिनेशन वो भी ज़्यादा कुछ हो गई है। तो इसकी वजह से ये है कि जिसने वीट कॉटन लगानी हो तो वो 15 मई से पहले लगा लिया करे। ठीक है। नाज़रीन, हमें ज्वाइन किए हैं मोहम्मद इलियास साहब, काश्तकार हैं, प्रोग्रेसिव फार्मर हैं, वो भी हमारे साथ मौजूद है। उनसे भी जानेंगे कि मजीद इस हवाले से वो क्या कहते हैं। इलियास साहब, बहुत शुक्रिया आपकी आमद का। ये बताइएगा कि आपकी इतलात क्या हैं? अभी कोई काश्तकार ऐसे हैं जो काश्त कर रहे हो या बस मुकम्मल हो चुकी है? सर, अब मेरे ख्याल में बिल्कुल मुकम्मल। ठीक है, आगे चलते हैं। ये बताइएगा कि ये जो अभी बारिशें हुई हैं, यालाबारी हुई है और मौसम जो है वो बड़ा फ्लक्चुएट करता रहा, ऊपर नीचे होता रहा, इसके असरात आपने फील्ड में क्या देखे? खेत में इसके असरात क्या मुरातब हुए कपास के हवाले से? इसके असरात काटन के ऊपर पॉजिटिव भी थे, नेगेटिव भी थे। नेगेटिव ये थे कि जो ओले पड़े हैं उससे फ्रूट शेड हुआ है, जो अर्ली काटन थी उसके लीफ वो डैमेज हुए हैं। और पॉजिटिव असरात ये हैं कि पौधे में हरियाली आ गई है, क्रॉप में कुदरती तौर पर नाइट्रोजन मिली है। और ये जो ठंडा मौसम रहा इन दिनों में, अर्ली काटन में खसूसी तौर पर ये देखने में आया कि कपास की ग्रोथ अच्छी हुई और फ्रूट शेडिंग देखने में नहीं आया। अगर कंपैरिजन करें, नफा ज्यादा हो गया, नुकसान ज्यादा हो गया। अल्लाह की रहमत हुई ना, अल्लाह की रहमत, सारी चीजें ठीक हो गई। पानी की कमी भी काफी हद तक पूरी होती रही, पानी वैसे हमारे पास नहीं था, और सकिंग इफेक्ट भी काफी हद तक कंट्रोल रहा। ठीक है। अच्छा साजिद साहब, इस वक्त जो है ये सोइंग हो गई है, मैं आगे जो मराहल हैं उस तरफ चलने से पहले आपसे ये जानना चाहूँगा कि इस वक्त हुकूमत ने बड़ा फोकस रखा हुआ है कपास पर ना। पहले फोकस था कि जी जो रकबा है पैदावारी उसको ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाना है, उसका टारगेट मुकर्रर किया गया, 50 लाख एकड़ जो है एक बड़ा टारगेट मुकर्रर किया गया। अच्छा, इतलात ये थी कि ये काफ़ी हद तक अचीव होने जा रहा है। अच्छा, मैं आपसे भी जानना चाहूँगा कि ये हम इसको किस हद तक अचीव कर सके, और ये चीज़ों में हमने जल्दी की सिर्फ ये टारगेट मुकर्रर करके, उससे कोई नुकसान तो नहीं हुआ कि जी हमने बाकी फसलों को कंप्रोमाइज़ किया और इधर आए? पहले तो मैं पिछले सवाल की तरफ आता हूँ। आपने जो सोइंग के हवाले से जो अभी बात की थी, तो जो गवर्नमेंट का जो कैंपेन जो चली हुई है वो 15 जून तक उन्होंने टारगेट को कंप्लीट करना है। 97% जो है वो तकरीबन जनूबी पंजाब की अगर मैं बात करूं तो 97% तकरीबन हो गई है। उसमें डिवीज़न मुल्तान है, डिवीज़न डेरा गाजी खान और भावलपुर में, और अपर पंजाब में तकरीबन मोर देन 100% जो है वो टारगेट अचीव हो चुका है। इसका मतलब ये अगर हम इसको मजमूई शामिल करें फिर तो हमने टारगेट अचीव कर लिया। 97% भी बड़ा टारगेट तकरीबन जी हमने तकरीबन कर लिया है। लेकिन कुछ ऐसे भी मौसम भी थोड़ा सा इस तरह का है कि हम 15 जून तक थोड़ा सा जा सकते हैं, और गवर्नमेंट की जो कैंपेन है वो भी जो है सिलसिले में अभी तक जोर शोर से जारी है। मतलब अगर कहीं मौसम फेवर कर रहा है, आपके पास इनपुट्स दस्तयाब हैं, जमीन मौजूद है, तो 15 जून तक काश्त कर ले। जी बिल्कुल ऐसे ही है। 50 एक जो अपना अब तक जो टारगेट अचीव किया गया ना, जो तकरीबन बताया ये जा रहा है, जो ऑफिशियल जो रिपोर्ट है 7 लाख एकड़ जो है वो जनूबी पंजाब के अंदर हमने एज कम्पेयर तकरीबन कोई गुज़िश्ता 7-8 साल की निस्बत जो है 7 लाख एकड़ पर कपास जो है जायद काश्त कर ली है। अच्छा, मुझे एक सवाल यहाँ पे, अगर यहाँ पे कोई महकमे ज़राअत के अगर कोई ऑफिसर होते तो मैं उनसे ये जानना ज़रूर समझता हूँ, पूछना चाह रहा था कि 7 लाख एकड़ जो इजाफा हुआ है, कौन सी हमारी कम्पिटेटिव क्रॉप कम हुई है? क्या हमारा गन्ना कम हुआ है, मकई कम हुई है, मूंग कम हुई है, कोई धान, या किस तरह के? तो मैं ज़ाती तौर पे समझता हूँ ग्रो मोर कॉटन अच्छा है गवर्नमेंट का, लेकिन हमें कपास की पैदावार बढ़ाने के लिए हमें जो है रिसर्च एंड डेवलपमेंट के बड़ा ज़रूरी है, उस पर तवज्जो देने की ज़रूरी है। हमें आज नहीं तो कल आप देख लेना कि यहाँ पर जो है कॉटन रिसर्च एंड डेवलपमेंट के जरिए ही हमारी कपास की फी एकड़ जो पैदावार है वो बढ़ सकती है। रिसर्च को बढ़ाने के लिए ज़रूरी है कि आप पैसे मुख्तस करें, फंड मुख्तस करें। अभी जो आपका रिसर्च का इदारा है वहाँ तो मुलाजमीन अपनी तनख्वाहों के लिए हड़ताल किए बैठे हैं और उनके इशूज़ हैं, तो इस सारी सूरत हाल में हम रिसर्च में आगे बढ़ सकते हैं। आपका क्या? देखिए सर, बात यह है कि कोई भी इदारा हो या कोई भी फ़र्द हो, उसकी जो कारकर्दगी का जो पैमाना है वो दस्तयाब वसाइल
और दरपेश मसाइल को सामने रखकर तय किया जाता है। अब दस्तयाब वसाइल में अगर हम सेंट्रल कॉटन रिसर्च इंस्टीट्यूट की अगर हम बात करें तो इस साल हमने 2 वैरायटी जो है वो आम काश के लिए कपास के काश्तकारों को दी है, CIM 343 और साइटो 535, जिसका जो पैदावारी पोटेंशियल है वो तकरीबन 40 मन से ज्यादा है। अच्छा, अब सवाल ये है कि बाज़ औक़ात कम फील्ड में हमारा अपना सीड जो है ना वो नजर आता है। हम जहां पे हमारी जो खामी है ना, खामी कह लें, या हमारा सिस्टम के अंदर इस तरह का है कि हमारे पास सीड मल्टीप्लिकेशन का और जो मार्केटिंग का जो सिस्टम है वो जैसे प्राइवेट सेक्टर के पास है या अदर अपने पंजाब गवर्नमेंट के पास है, इस तरह का CCRI के पास नहीं है। लेकिन जहां तक हमारी वैरायटी की बात है तो वो अल्हम्दुलिल्लाह हमने 2 वैरायटी भी दी हैं। और अगर गुज़िश्ता 5 साल की बात की जाए तो CCRI मुल्तान ने 15 वैरायटीज़ जो है वो अपने फार्मर्स को दी हैं, वो जो ना सिर्फ प्रोडक्शन के एतबार से बल्कि जो हमारी जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री की जो ज़रूरियात हैं, जिसके अंदर खास तौर पर रेशे की लंबाई देखी जाती है, हमारी कोई वैरायटी ऐसी नहीं है जो 28 मिलीमीटर से कम हो, और यही जो है 28 मिलीमीटर का जो पैमाना है वो टेक्सटाइल इंडस्ट्री की जरूरत है। अच्छा, जहां तक रिसर्च की आप बात कर रहे थे तो देखें, पाकिस्तान रिसर्च के ऊपर जब तक इन्वेस्टमेंट नहीं होगी आप उसकी उसकी जो आउटपुट है और जो मतलूबा नताइज है किसी सूरत में हासिल नहीं कर सकते। अगर हम अपने जो नेबरिंग कंट्रीज को अगर हम देखें, देखिए पाकिस्तान का जो है जो इंडिया है वो इस वक्त 1.2 अपनी टोटल GDP का जो है रिसर्च के ऊपर जो है वो खर्च कर रहा है। रिसर्च में हम मजबूरी तौर पर बड़े पीछे हैं, जाहिर है इस पे हम सिर्फ खर्चा करेंगे कर रहे हैं सर। एक सवाल है बड़ा इंपॉर्टेंट यहाँ पर ना जी, वो ऐसा है कि इस वक्त हुकूमत फोकस कर रही थी कि ज़्यादा से ज़्यादा रकबे पर कपास काश्त की जाए जी, और सारे महकमे जो है इसमें भागदौड़ कर रहे थे। आपके पास अपनी CCRI के पास बड़ी ज़मीन थी, लेकिन आपने 10-15% रकबे पर काटन काश्त की और बाकी पर काश्त नहीं की। आपको खुद भी काश्त करनी चाहिए थी। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। हमने 75 एकड़ पे जो है ना वो काश्त की है। शुरू में इस तरह कोई मसला था, तौर पर आपने ना कम रकबे पर काश्त नहीं। देखें सर, हमारा हर साल तकरीबन 75 ये से 80 अपना एकड़ सारे पे क्यों नहीं किया आप? देखें ना, आपका काटन का ही इदारा है तो सारे रकबे पर क्यों काश्त? उस पर इंफ्रास्ट्रक्चर भी है हमारा, कुछ बिल्डिंग्स भी है हमारा, कुछ इस तरह का भी रकबा खाली भी मौजूद है। उसमें कोई फंडिंग का इशू था जिस वजह से काश्त की क्या? फंडिंग का तो खैर इशू है, लेकिन फिल वक्त जो है तकरीबन तमाम जितना हमारे पास रकबा था वो तकरीबन हमारी सोइंग जो है मुकम्मल हो चुकी है सर इसमें। चल डॉक्टर साहब, ये बताइएगा कि ये जो मरहला है इस वक्त जो है बहुत सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, जैसे फिल वक्त जो है पानी की फराहमी जो है वो जो अभी सोइंग हो रही है इस अरसे में, ये कब तक और कैसे इसका जो स्पैन है वो भी बताइएगा। लेकिन मैं ज़रा वक्फा ले लूँ, उसके बाद आपसे पूछते हैं। नाज़रीन हमारे साथ रहिएगा, मिलते हैं एक वक्फे के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, हम कपास पर बात कर रहे हैं, माहिरीन हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, मैं अभी आपसे सवाल छोड़कर गया था आपके पास कि एक तो अगेती है, अगेती तो काफ़ी सारी बचौर भी हो गई है, बेहतर सूरत हाल है, लेकिन जो बाद में पछेती काश्त हुई है या अभी भी को काश्त कर रहे हैं, तो इनिशली पहले मरले पर उसमें क्या देखभाल ज़रूरी है? पानी की देखभाल ज़रूरी है या इसी मरले पर ही जड़ी बूटियों का मामला आ गया, क्या है? अब ये अर्ली कॉटन जो थी उसमें तो क्योंकि वो लगी है फरवरी और मार्च में, वो तो अपना जो कनोपी है वो मुकम्मल तकरीबन उसने इतनी कर ली है कि जड़ी बूटियों को उसको तो मसला हो नहीं रहा है इतना। ठीक है। लेकिन जो लगी है ना अब मई और जून में, उसमें डेफिनेटली काफ़ी जगह जो है ना इसका इशू आ रहा है वीड्स का। ठीक है। और पानी की जहाँ तक बात है तो ये जो अब लग रही है मई में और जून में जो काश्त हुई है उसमें सर पहला पानी तो 4 दिन बाद लगाना पड़ता है ताकि उसकी जो जर्मिनेशन है वो कंप्लीट हो सके। उसके बाद पानी की बुनियाद पे 8 से 10 दिन के वक्फे से फार्मर जो है वो अप्लाई करते हैं पानी फील्ड को, और उससे ज़्यादा वक्फा आ जाए तो वो साफ जाहिर है प्लांट ग्रोथ सही नहीं कर पाता, स्ट्रेस की तरफ भी चला जाता है। लेकिन जिस तरह बारिश हो रही है बहुत ज़्यादा पानी भी फ़ायदेमंद नहीं है। ठीक है। क्योंकि कॉटन बेसिकली जो है ना बहुत ज़्यादा पानी की जरूरत नहीं है, वाटर लविंग नहीं है। और दूसरा ये है कि अगर बहुत ज़्यादा पानी फील्ड में खड़ा रह जाए तो इसकी जो जड़ होती हैं वो सही तरह सांस नहीं ले पाती, तो उसकी वजह से जो है उसकी ग्रोथ भी रुक जाती है, बाद औक़ात प्लांट डेथ भी शुरू हो जाती है। ठीक है। तो दूसरा ये है कि पैदावार के हवाले से जब आप बात कर रहे थे तो उसमें यह है कि अगर कपास की पैदावार अच्छी होगी तो सिर्फ कंपेन करने की जरूरत ही नहीं है फार्मर्स को। बिल्कुल ठीक है, ये तो नफा नुकसान का मामला है। अच्छा फार्मर वो चीज लगाता है जो उसको फायदा देती है। अगर कपास का एकड़ दे देता है ज्यादा पैदावार अपना चावल की निस्बत और मकाई की निस्बत,
तो फार्मर को बताने की जरूरत नहीं है कि आपने कपास लगानी है, वो खुद ही लेकिन कपास की तरफ इस चला दफा तो जाएगा। मोटिवेट करना पड़ा ना जी, आप लाए लोगों को इस तरफ आए। अब ये टेस्ट केस बन गया कि एक तो 8500 रुपये आपने कीमत मुकर्रर की, जी, वो इंश्योर हो जाए कि वो काश्तकार को मिले। दूसरा ये है कि पैदावार अल्लाह करे अच्छी हो जाए, तो फिर लोगों को मुनाफा सामने नजर आएगा। मैं जरा, हमारे साथ काश्तकार मौजूद हैं, उन्हीं से पूछ लेते हैं। लिहाज साहब, ये बताइएगा कि ये जो कीमत है, ये भी फैक्टर बना है कि लोग इस तरफ आए हैं कि 8500 रुपये बर वक्त मुकर्रर कर दी और फिर लोग इस तरफ आना शुरू हो गए। और दूसरा ये है कि आप क्या फोर्सी कर रहे हैं कि भाई इस वक्त जो है जो रकबा हमारा काश्त हो गया है और ये 8500 कीमत भी है, इससे लोग इस तरफ राग़िब होंगे? हाँ जी, ये जो है ना, पहले गैर यकीनी सूरत हाल थी काटन के हवाले से, प्राइस के हवाले से। फार्मर लगा लेता था, उसके ऊपर हैवी एक्सपेंसेस आते थे, गैर यकीनी सूरत हाल होती थी। शुरू में कुछ रेट बाज़ औक़ात बहुत डाउन हो जाता था, जिसकी वजह से फार्मर जल्द बर्दाश्त हो जाता था, उसकी केयर करना छोड़ देता था। अब अगर 8500 रुपये यकीनी हो जाएँ कम अज़ कम, लेकिन जो इनपुट जिस रेशो से ऊपर जा रहे हैं, ये भी मैं समझता हूँ एज अ फार्मर कम है। अगर ये हो जाए और उसके साथ साथ ज़रूरी है अल्लाह करे यील्ड अच्छी आ जाए। इनपुट अब कौन से ऊपर जा रहे हैं? डीजल का रेट कम हो गया, पानी आपको नहरी पानी कोशिश करके फराहम किया जा रहा है, नहरी पानी, खाद की कीमतें कंट्रोल की गई हैं। मतलब नहरी अगर वैसे ही कहते रहेंगे कि जी फिर हाँ, नहरी पानी जो मैं अपने मुल्तान या साउथ पंजाब के हवाले से बताता चलूँ, टोटल एरिया का 15% एरिया हमारा कवर करता है, बाकी हमें ट्यूबवेल के जरिए सैराब करना लेकिन पड़ता उस है। पर भी आपको काफी कुशन मिल गया ना जी, नो डीजल सर, का रेट नो, कम हो गया। नो, उसके बिजली को अगर देखें, बिजली का रेट पिछले साल से ही अगर कंपेयर करें तो 100% से 200% इजाफा हुआ है। इसके अलावा लेबर के अखराजात है, इसके अलावा फर्टिलाइजर आप कह रहे हैं कम रहे, यूरिया का रेट पिछले साल से काफी ऊपर चला गया है, लेबर चार्जेस बहुत ज्यादा हो जाएंगे, पेस्टिसाइड के एक्सपेंसेस बढ़ गए हैं। ये जो आप बतौर फार्मर जी। अगर हुकूमत की पॉलिसियों को देखें, बजट को भी सामने रखें, ताज़ा बजट को, तो महसूस होता है कि हुकूमत फोकस कर रही है ज़राअत पर, काश्तकार पर। काटन के ऊपर बेल कल पिछले सालों की निस्बत देखें ज्यादा जोर है। अल्लाह करे यील्ड अच्छी आ जाए, हमारे पास रिसर्च इदारे में अच्छी वैरायटियाँ आ जाएं जो इन्वायरमेंट स्ट्रेस बर्दाश्त कर सके, हमें अच्छी यील्ड दें। क्योंकि इस साल आपके सामने मिसाल है गंदम के प्राइस अच्छे थे, यील्ड अच्छी है। अगले साल महकमे को या गवर्नमेंट को उसकी कंपेन करने की जरूरत है। काटन पर फोकस इसलिए भी है कि बाकी फसलों पर आपने काश की सब्जी है, जाके बिक गई, घर में हांडी बन गई, पका पकू लिया, खत्म हो गया। काटन के साथ जो है बहुत सारी इंडस्ट्री जुड़ी हुई है, हमारी एक्सपोर्ट जुड़ी हुई है। फोकस भी इसलिए है कि अगर काटन रिवाइव करेगी तो उससे हमारी जिनिंग की इंडस्ट्री, टेक्सटाइल की इंडस्ट्री, हमारी एक्सपोर्ट, वो सारी रिवाइव हो जाएगी। तो इसलिए फोकस है। हमारा जो साउथ का फार्मर है ये काटन लवर है। ये काटन हमारे यहाँ सरदार फसल जानी जाती थी, मजबूरी तौर के ऊपर हमने काटन को बैकअप करके दूसरी क्रॉप आगे लेके आए। जब हम बिल्कुल लास्ट पे जा चले गए थे, इन एक्सपेंसेस के बावजूद हमें रिटर्न 0% था। हमने खुशी से काटन को नहीं छोड़ा था। काटन ही की वजह से हमारे यहाँ देहातों में खुशहाली देखने में आई थी। वो मजबूरी हो गई थी छोड़ना। अब दोबारा अगर आए हैं, गवर्नमेंट लेके आ रही है, अल्लाह करे ये खुश है इकदाम हो और ये मुल्क के लिए, फार्मर के लिए इलाकाई बेनिफिट आए हैं काश्तकार आप समेत, जी काटन की तरफ वापस आ रहे हैं, वो खुश है अंदर से? फीलिंग क्या है? बस एक अभी तक गैर यकीनी सूरत हाल, क्योंकि पिछले सालों ने जो मौसम ने और वैरायटियों ने हमारे साथ किया है, अभी तक हम यकीनी तौर पे नहीं कह सकते। अच्छा, ये अभी साजिद साहब कह रहे थे कि जी यहाँ महकमा ज़राअत का कोई बंदा होता तो उससे पूछते कि भी कौन सी फसल ने कंप्रोमाइज़ किया। जी आपको भी अंदाजा होगा, जो लोग काटन की तरफ वापस आए तो किस फसल में कमी देखने में नजर आ रही है? काटन क्योंकि खरीफ क्रॉप है, खरीफ क्रॉप की जो है क्रॉप्स उनकी जगह ये लेगी। ख़ुसूस तौर पे जो पानी की इस वक्त कमी या बिजली के प्राइस ज़्यादा हैं, फार्मर राइस से थोड़ा इज्तनाब कर रहा है और मेज़ क्रॉप भी पिछले सालों में इतनी अच्छी नहीं रही, इसलिए फार्मर ने इस दफ़ा काटन की तरफ आए हैं, कुछ आए हैं पिछले साल की इस पर अगर देखा जाए तो ये वजह। मेज़ ज़्यादा जो है मुतासर हो, राइस के लिए तो पानी चाहिए, पानी का बड़ा इशू है। ठीक है, मैं आता हूँ आपकी तरफ। आप कुछ कहना चाह रहे हैं? मैं कहना चाह रहा था कि एक बात यह है कि पिछले साल भी काटन का जो रेट था ना वो अच्छा मिला है, उसकी वजह से भी फार्मर थोड़े से इसकी तरफ राइज हुए हैं। दूसरा यह है कि पिछले साल ना ज़्यादा जो सिंगल जीन वैरायटी थी ना सॉरी, जो सिंगल जीन वैरायटी थी ना वो ज़्यादा लग रही थी फीड में। लेकिन अब इन्होंने जो बोलगार्ड 2 डबल जीन और ट्रिपल जीन जो है वो इंट्रोड्यूस कराई हैं। और दूसरा सर ग्लाइफोसेट फ्री, उससे यह होता है कि
जिस फार्मर ने ज़्यादा रकबे पे काटन काश्त की हुई है, तो अगर उसको लेबर प्रोवाइड नहीं है तो वो ग्लाइफोसेट का स्प्रे करके जड़ी बूटियों को ख़त्म कर सकता है। पहले ये होता था कि वो उसको लेबर मुहैया करनी पड़ती थी, सारा थोड़ा सा कॉस्टली भी था। तो इस चीज़ से सर फ़र्क तो पड़ा है। दूसरा ये है कि इस दफ़ा अगेती जो काटन है ना, मतलब फरवरी और मार्च सोइंग, ये पिछले साल की निस्बत, डाटा तो एक्सटेंशन वाले शायद प्रोवाइड कर दें, मेरे मुताबिक ये पिछले साल शायद ज़्यादा लगी है अगेती। जी। अच्छा, ठीक है, लेकिन लगी होगी तो बहुत फर्क तो कम ही आया होगा। अगर ये फरवरी और मार्च काश्त जो है ना, इसकी पैदावार पिछले साल लोगों ने 50 मन टू 70 मन बड़ी पैदावार ली है, बहुत पैदावार ली है। तो इसका जो है ना मुकाबला नहीं है। वीट जो है, इसका जो मकई लगती है वो मैक्सिमम इस सीजन की 100 मन तक होती है। तो 2900 रेट रहा, 3000 रहा, अब तो खैर कम हो गया, 300-400 रुपये कम हो गया, 2500 पे आ गया है। तो 2.5 लाख से 3 लाख का एकड़ बनता है। अगर 60 मन या 70 मन आ जाए कपास, ये बहुत आइडियल बता रहे हैं आप। मसला ये है कि काश्तकार को मिलता कुछ नहीं। अगेती की बात कर रहा हूँ मैं, मौसमी की बात मैं नहीं कर रहा। अगेती में भी अगर 60 मन 70 मन तो बड़ी पैदावार है। नहीं, मैं कह रहा हूँ कि फार्मर्स ने ली है। अगर वैरायटी जिस तरह अब आ रही हैं आगे, ग्लाइफोसेट फ्री आ रही हैं, पिंक फ्री आ रही हैं, उनमें साफ जाहिर बात है 1 साल या 2 साल में इंप्रूवमेंट तो होगी ना, और फार्मर लगाएंगे, जरूर लगाएंगे। तो अगर अगर इस पैदावार आ जाती है तो मेरे ख्याल में इसकी जो है ना रिवाइवल हो जाएगी, और नैमुल बदल इसकी कोई चीज नहीं है। हमारी आधी जिनिंग फैक्ट्रियां बंद पड़ी हैं, वो चल पड़ेंगी। जी, इसका नैमुल बदल नहीं है। अगर ये 50 भी आ जाती है ना सर, फिर भी 4 लाख 4.5 लाख का एकड़ बनता है। ठीक है, ये साजिद साहब, इसमें पोटेंशियल क्या है जो आपकी 2 नई वैरायटी आई हैं? जी, इसमें तकरीबन 40 मन का तकरीबन इसका पोटेंशियल है। सर, मैं 2-3 बातें यहाँ पे करना चाहूँगा। एक तो जड़ी बूटियों के हवाले से, तो मैं आपको थोड़ा सा इसकी डेफिनेशन थोड़ी सी बता दूं, शायद आपके लिए नई भी हो। जड़ी बूटी से ना साइंसी जो इस्तिलाह है, उसमें कहते हैं कि कोई भी ऐसा पौधा जो अपने असल मकाम पे ना हो, उसे हम कहते हैं जड़ी बूटी। गैर जरूरी है, गैर जरूरी हो गया ना। नहीं, उसमें थोड़ा सा एक मिसाल भी मैं आपको थोड़ा सा देना चाह रहा था। फार्मर्स और जो ज़राई माहिर उनके नज़दीक तो ये होता है कि कोई भी ऐसा पौधा जो फसल के लिए नुकसानदेह है या काश्ती अवामिल में रुकावट बनता है, उसे हम कहते हैं जड़ी बूटी। अब मिसाल के तौर पर अगर गंदम का जो पौधा है, अगर ये गन्ने की फसल में लगा हुआ हो, तो गन्ने की फसल के लिए ये जो है जड़ी बूटी कहलाएगा। ठीक है सर। अब जो अगेती जो काश्ता कपास है, उसके अंदर जड़ी बूटियों को थोड़े से मसाइल जो है वो सामने आ रहे हैं, और ख़ास तौर पे मैं थोड़ा सा इसमें एडवाइजरी भी थोड़ा सा देना चाह रहा था फार्मर्स को। ऐसे कपास के काश्तकार जिन्होंने ग्लाइफोसेट के खिलाफ कुव्वत मदाफ़ियत रखने वाली कपास की इकसाम यानी ट्रिपल जीन उन्होंने अगर लगाई है, तो अगर कपास में जब जड़ी बूटियाँ निकल आएँ और कपास का जो कद है 9 इंच के करीब हो जाए, तो उस पर, और कपास की जो 40 या 45 दिन की अगर क्रॉप भी है, तो आप खड़ी फसल के अंदर जो है ना ग्लाइफोसेट का स्प्रे जो है ना 1000 मिलीलीटर या 1 लीटर जो है ना 100 लीटर पानी के अंदर जो है उसको स्प्रे कर लें। जबकि जो रिवायती अपना कपास है, यानी सिंगल जीन के अंदर अगर आपने काश्त की हुई है, उसे आप जेट नोजल के साथ जो है शीड लगा कर करें, ताकि जो है पौधा जो है दूसरा वो ना लग सके। अभी 15 जून तक भी कुछ ऐसे फार्मर है जो लगाना चाह रहे हैं ग्लाइफोसेट के खिलाफ जो ट्रिपल जीन वाली वैरायटी है, तो उनके लिए भी एक एडवाइजरी मैं यहाँ पे देना चाहूँगा कि वो बिजाई से पहले या बिजाई के बाद कतई तौर पर जड़ी बूटी मार वाला जो स्प्रे है बिल्कुल ना करें, जब तक अपना उसमें खेत के अंदर जड़ी बूटियां नजर ना आए और फसल जो है 9 इंच पे ना पहुंचे, आप ग्लाइफोसेट का स्प्रे उसी वक्त ना करें। आप पहले बिल्कुल वेट करें, आप देखेंगे जड़ी बूटी की क्या। इलियास साहब ने अभी बात की थी रिसर्च इदारों की वैरायटीज के हवाले से, उसका मैं जवाब थोड़ा सा ये देना चाह रहा था कि इस वक्त जो है हमें जो है ना वैरायटी में 3 करैक्टर ऐसे होने चाहिए जो हमें ये हमारी वक्त की ज़रूरत है। देखिए, हमारी कौमी जो सतह के ऊपर जो फी मन पैदावार की जो औसत है वो 15 से 20 मन फी एकड़ है। हमें तकरीबन ऐसी वैरायटी चाहिए जिसका पोटेंशियल 30 मन के फार्मर हमारा ले, 30 मन अपना वहाँ से ले, और दूसरा उस वैरायटी के अंदर करैक्टर ऐसा हो जो वाइट फ्लाई और पिंक के जो है अगेंस्ट जो है रेजिस्टेंस उसकी होनी चाहिए, और थर्ड उसके अंदर ऐसा होना चाहिए जो क्लाइमेट स्मार्ट और जो रेजिलेंट वैरायटी हो, जो बदलते हुए जो सर, ये जब तक 3 करैक्टर नहीं आएंगे। रुकते हैं, इस पे बात करते हैं। अभी ये बताइएगा कि ये जो वैरायटीज आपने 2 नई इंट्रोड्यूस करवाई हैं,
एक तो इनके अंदर पोटेंशियल हो गया ना, 40 मन के करीब पोटेंशियल है। ये 40 मन का पोटेंशियल जो है अगेती में है या आपने रूटीन की काश्त में ये पोटेंशियल है, मौजूद है, ले सकते हैं? सर ये गंदम की काश्त के बाद हमने की है इसको। अच्छा, मतलब जी मामूल की काश्त में हम इसमें 40 मन ले सकते हैं? बिल्कुल ऐसे सर। अच्छा सर, मैं इस पे मजीद बात करता हूँ, एक ब्रेक ले लूँ क्योंकि ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आप नई वैरायटी है, क्या उसके है ट्रेंड क्या है उसको देखते हैं। नाज़रीन हमारे साथ रहिएगा, मिलते हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, हम कपास की फसल पे बात कर रहे हैं और एक्सपर्ट हमारे साथ मौजूद हैं। जी साजिद साहब, आप जिक्र कर रहे थे, मैं आपसे ये पूछ रहा था कि ये जो नई वैरायटीज़ हैं इसमें मामूल की काश्त में 40 मन का पोटेंशियल है, तो अगर इसको हम थोड़ा सा अगेती पे ले जाएं और फिर इनपुट्स पर तवज्जो करें तो इसका मतलब है 50-60 मन पर जा सकती है। जी, तकरीबन 50 के करीब हम कह सकते हैं इसमें। ठीक है, तो अब ये दस्तयाब है इतनी मिकदार में कि इसको लगाया जा सके। इस दफ़ा आपने अगर इसको मार्केट की है तो किस हद तक जो है इसको मार्केट कर इसमें सकें? सर ऐसे था कि रहीम यार खां और विहाड़ी में मुख्तलिफ जो रजिस्टर्ड जो कंपनी है गवर्नमेंट की, वहाँ से हमारा उनके साथ MOU था। यानी जितना हमारे पास सीड जो हमने प्रोड्यूस किया था अपने फॉर्म पर CCRI में, हमने उनको कंपनी को दिया है और वहाँ से कंपनी जो है अपने फार्मर ने उनको वहाँ से लिया है। पहले मैंने शुरू में आपको बताया था कि हमारे यहाँ पर जो वैरायटी जो अप्रूव होती है ना सर, ये एक कौमी सतह के ऊपर एक ट्रायल होता है, उसे कहते हैं नेशनल कोऑर्डिनेटेड वैरायटल ट्रायल। ठीक है। तो ये गुज़िश्ता कई दहाइयों से PCC की जो वैरायटीज़ हैं ये टॉप 5 पोजीशंस पे आ रही हैं। पब्लिक प्राइवेट सेक्टर की टोटल कोडेड वैरायटीज़ होती हैं, हर साल 26 लोकेशंस पर लगती हैं और मोर देन 80 वैरायटीज़ होती हैं। तो हमारी जो वैरायटी टॉप 5 में आती हैं। सवाल ये है कि आपका इतना एरिया कम क्यों नज़र आ रहा है CCRI वैरायटीज़ का? लगता तो है, यूँ नहीं है कि नहीं है वैरायटी, लेकिन कम है। उसकी वजह ये कि मैंने शुरू में आपको बताया था कि हमारा सीड मल्टीप्लिकेशन का और मार्केटिंग सिस्टम को अगर स्ट्रेंथन कर दिया जाए तो ऐसी कोई वजह नहीं है। हम 496 हमारी वैरायटी 70% अपना एरिया पे हम काश्त करते रहे हैं और रिसर्च की जहाँ तक हमें फंडिंग होती रही है। आप ये देखें 90s के अंदर जब ये वायरस आया था तो रहीम यार खां में इलियास साहब मौजूद हैं, ये इनको पता होगा, इनके वालिद साहब को पता होगा कि 90s में जब यहाँ पे वायरस आया था लाखों एकड़ पे रोटावेट हमने कर दी थी वहाँ पर। तो CCRI मुल्तान ही था सर जिसने CCLCB के अगेंस्ट वैरायटी CIM 70 दी और बिलीव मी, मैं आपको रिकॉर्ड पे कह रहा हूँ कि उस वक्त उसकी पैदावार 70 मन भी थी। अच्छा, वैसे साजिद साहब ये क्रेडिट तो आपको जाता है, लेकिन हमने अमली तौर पे भी इसको देखा। जब ये वायरस आया तो उसको भी देखा कि क्या सूरत हाल थी और काश्तकार को परेशान और हरासा भी देखा और इदारों को भी इसी तरह परेशानी में देखा और हमने इदारों को बेबस भी देखा कि जी काटन के खिलाफ ये जो वायरस है इस पर हम कुछ भी नहीं कर सकते। ये रोटावेशन भी इसीलिए होती रही ना कि जी कुछ भी नहीं कर सकते। मुझे तो ऐसे लगता है कि अल्लाह ताला ने करम किया, उस वक्त भी अल्लाह ताला का एक अजाब था, ये जितनी खौफनाक अंदाज से वायरस आया था और बहुत सारी चीज़ें जो है वो अज खुद ठीक हो गई, क्योंकि वायरस का अभी तक आपकी जो साइंस है उससे हम किसी नतीजे पे पहुंच नहीं पाते कि ये वायरस किस लिए आ रहा है और इसको कंट्रोल कैसे किया जाए। मैं आपको थोड़ा सा इसमें थोड़ा सा ये बता दूं सर। पहला तो ये था कि साइंटिफिकली जो है ना इसमें वैरायटी के अंदर ही करैक्टर ऐसा था जो हमने CIM 70, जो जानते हैं CIM 70 वैरायटी को, उन्होंने 60 से 70 मन वैरायटी ली है इसके अगेंस्ट भी। अच्छा, जहाँ तक आपका ये सवाल था थोड़ा सा दोहरा दीजिएगा। ये सवाल नहीं था, ये मेरे कमेंट थे कि अल्लाह ताला की तरफ से ये अज़ाब नाज़िल हुआ, अल्लाह ताला ने ही इसमें हमें इसमें निजात दी। मेरा ख्याल है कि हमारे जो रिसर्च के इदारे थे वो ये वायरस कंट्रोल करने में काफ़ी हद तक नाकाम नजर आए, हमने ये देखा। उस वैरायटी के अंदर सर करैक्टर ऐसा था, उस वैरायटी में ऐसा करैक्टर था जो हमने एक सीजन के बाद जो है ना फार्मर्स को दी है, उसके अंदर करैक्टर ही उसके अगेंस्ट जो था। और दूसरा ये था सर कि इस पे जरा यही कमेंट एक बड़ी बात मैं करना चाह रहा था, इसी ज़िम्नन इसके साथ जुड़ा हुआ है। देखिए सर, कपास जो है ना एक सराई पौधा है। अगर आप इसके साथ आबी फसलात लगाएंगे, गन्ना लगाएंगे, मकई लगाएंगे या कोई और फसल आबी फसल लगाएंगे तो वहाँ पर जो साइंस जो कहती है वहाँ पर ह्यूमिडिटी क्रिएट होती है और उसकी वजह से पेस्ट का प्रेशर डेवलप हो जाता है, जिसकी वजह से फसल स्ट्रेस में आती है और प्रोडक्शन हमारी कम हो जाती है। कपास हमेशा उस वक्त होती है जब कपास का हमसाया कपास हो और मिलो कॉटन लगी हुई हो। आप ये देखें जब हमारे पास कॉटन बेल्ट के पहले जब ये वायरस आया था उस वक्त यही कैफियत थी, मिलो कॉटन लगी हुई होती थी और वायरस ने जो है जितनी तबाही फैलाई कि वो ये जो आप फार्मूला बता रहे हैं ये सारा अप्लाई हो रहा था, उसके बावजूद वायरस ने तबाही फेर दी। फिर हमारे चीजें कंट्रोल में नहीं रही और ये जो डाउनफॉल है इसका एक बड़ा सबब जो है वो वायरस है। जी बिल्कुल सर, ये 2-3 साल का पीरियड रहा था। विद इन 2 और 3 ईयर्स के अंदर हमारे अपना साइंटिस्ट ने जो है ये अपना बनवाबे के और फार्मर्स को भी दी उन्होंने। तो इसी वजह से अब जिस तरह अब आजकल जो है सफ़ेद मक्खी का इशू है और पिंक बॉलवर्म का इशू है, अगर हमारे अपग्रेड अगर कर दिया जाए CCRI मुल्तान, अगर मैं PCC के स्ट्रक्चर की बात नहीं कर रहा, CCRI मुल्तान के अंदर सर 9 लैब काम कर रही हैं
आप पब्लिक प्राइवेट सेक्टर में किसी को भी उठा के देख लें, ना इतनी लैब वहां पर गए, ना इतने रिसर्च साइंटिस्ट वहां पे कर, सर हमारे पीएचडी यहां पे काम कर रहे हैं, हाईली क्वालिफाइड काम कर रहे हैं, उनकी जो है अपग्रेडेशन की, उनकी ट्रेनिंग की बड़ी जरूरत है। यहाँ पे बायोटेक्नोलॉजी की बड़ी जरूरत है, ताकि हम जो जीन ट्रांसफॉर्मेशन है उस पर काम कर सके। यहाँ पर BSL रिसर्च पर जोर देना पड़ेगा और उसके लिए फंडिंग करनी पड़ेगी। बुनियादी काम तो ये है ना कि आप खर्चा करेंगे तो फिर आगे बढ़ सकेंगे। लिहाजा साहब ये मैटर जो है ना, मैं आपसे इस पे कमेंट लेना चाहूंगा कि वायरस के हवाले से ना हमने तो बेबस देखा, रिसर्च के इदारों को भी बेबस देखा और काश्तकार को परेशान देखा और हरासमेंट का शिकार देखा कि जी उसके साथ बना क्या। आप ये समझते हैं कि ये जो वैरायटीज आई बाद में, इन्होंने कोई रोल प्ले किया वायरस को कंट्रोल करने? हाँ जी, इसमें कुछ वैरायटियों का भी रोल प्ले था। दूसरा जो है ना, हमारा काश्त का पैटर्न भी चेंज हो गया। पहले हम अक्सर गंदम के बाद मई जून एंड तक बदलने से भी काफी काश्त करते रहे हैं। फिर जब रिकमेंडेशन महकमे की तरफ से आई भी आप इसको अर्ली से अर्ली लेके आएँ ताकि पौधे में रेजिस्टेंस आ जाए, वो वायरस के खिलाफ क़ुव्वत मुदाफ़त पैदा हो जाए। इसीलिए हमने 1-2 साल पीछे अगर देखें, हम अर्ली पे भी चले गए थे। उन सालों में वही वैरायटी जब हम रूटीन में मई जून में लगाते थे, वायरस इफेक्टिव हो जाती थी, वही वैरायटी अर्ली में कामयाब रहती थी। मौसम ने भी काफी असर डाला है इस पे ना। दूसरा ये जो CCRI का थोड़ा सा मैं तारीखी पास मंजर बता दूं, वाकई मेरा अबू भी मुझसे अभी भी कहता है, यार वो वैरायटी क्यों नहीं कास्ट करते, 446, 496, 473। इस इदारे का एक पाकिस्तान में नाम था, ज़राअत की फील्ड में इसकी वैरायटियों की पहचान थी। लेकिन ये बाद में इन्वायरमेंट चेंज आने से या इनकी पोटेंशियल ख़त्म होने से दूसरे इदारे, दूसरी कंपनीज जगह लेती गई। फार्मर अच्छी वैरायटी की तगोदो के लिए ऑन द रिकॉर्ड मैं कह रहा हूँ, जायज़ और नजायज़, जायज़ और नजायज़ दोनों ज़रा इस्तेमाल करता है सर। जायज़ और नजायज़ भी करता है। उसकी कोशिश होती है मेरे पास अच्छी वैरायटी है, वो ये नहीं देखता ये रिसर्च इदारे की है, प्राइवेट की है, डॉक्टर की है, ब्रीडर की है, उससे बार केजी के हिसाब से हज़ारों रुपए खर्च करना पड़ता है, वो करता है, वो अपनी परागरस पैदावार बढ़ाने के लिए। ठीक है, आपके लिए कॉम्प्लीमेंट्स भी है और तनकीद भी है, दोनों चीजें हैं। ये इसको आगे बढ़ते मैं डॉक्टर साहब को शामिल कर लूँ, आप फिर आता हूँ, मैं दोबारा बात करता हूँ। डॉक्टर साहब ये बताइएगा कि ये आपके पहलू में, जहाँ आपकी ज़रूरी यूनिवर्सिटी ज़रूरी तहकीक हो रही है, दोनों तरफ, एक तरफ सेंट्रल कॉटन रिसर्च इंस्टीट्यूट है, एक तरफ कॉटन रिसर्च इंस्टीट्यूट है, ये अपनी तहकीक में लगे हुए हैं। आप खुद क्या कर रहे हैं? आपकी यूनिवर्सिटी भी इस पे नए वैरायटीज़ की तश्कील के हवाले से काम कर रही है, और कर रही है तो पाइपलाइन में कुछ है, कोई ऐसी वैरायटी है जो आप भी बनाने की कोशिश कर रहे हैं? जी, हमारी यूनिवर्सिटी में कॉटन के ऊपर काम हो रहा है, कुछ प्रोजेक्ट्स भी चल रहे हैं, और हमारा ये बिलीव है हमारे वाइस चांसलर साहब का कि इदारे मिल के काम करें। उसमें ये होता है कि कुछ फैसिलिटी एक इदारे के पास हैं, कुछ दूसरे के पास हैं, तो जहां भी कहीं खला आता है तो एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेशन करके चलना चाहिए। कोऑर्डिनेशन है सही ये इन दो इदारों में और आपकी यूनिवर्सिटी के अंदर? जी जी। क्यों जी साजिद साहब? सर मैं एक बात आपके प्रोग्राम के तवज्जुह से ये कहना चाहूँगा। देखिए, आप ये देखें कि एक वफाक का इदारा है सेंट्रल कॉटन कमेटी, ठीक है, एक पंजाब का है कॉटन रिसर्च इंस्टीट्यूट, दरमियान में एक सड़क ही आ रही है ना सर, और दूसरा ये देखें कि दोनों इदारे गवर्नमेंट के जो वसाइल हैं वो दोनों तरफ इस्तेमाल हो रहे हैं, ठीक है, क्यों ना उनको यकजा कर दिया जाए। मैं आपके प्रोग्राम के तवज्जुह से ये कहना चाहूंगा कि CCRI मुल्तान और CRI मुल्तान जो है एक अम्ब्रेला के नीचे, नहीं हम ये अम्ब्रेला क्या होना चाहिए, फेडरल का या हम प्रोविंशियल? असल में 18वीं चाहते हैं कि ठीक है सर, 18वीं तरमीम के बाद ये एग्रीकल्चर का जो सब्जेक्ट है ये था कि प्रोविंशियल, ठीक है, किसी ना मालूम वजूहत या आई डोंट नो कि व्हाट द उसमें क्या अपना रीजन थी कि जो हायर अप्स वहाँ पे थे उन्होंने उसको होल्ड कर लिया CCRI मुल्तान को, वरना CCRI मुल्तान और कॉटन रिसर्च इंस्टीट्यूट मुल्तान मिलकर यहाँ पे काफ़ी बेहतर तौर पे जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे हम लोग काम कर सकते हैं, और ये पंजाब गवर्नमेंट के अंडर हम काम कर सकते हैं सर। अच्छा, आप इस हक में है कि जी दोनों को इकट्ठा करके? जी बिल्कुल। अच्छा, आपकी बात रह गई। ये बात कह रहा था, हमारे पास बायोटेक्नोलॉजी लैब भी है, उसके अलावा हम फील्ड में भी काम कर रहे हैं। वैरायटी भी कोई है पाइपलाइन में? वैरायटी हमने ट्रायल में एक भेजी हुई थी, ठीक है, सेकेंड ईयर है उसका, ठीक है, उसमें वो सिंगल जीन है। उसके अलावा हम बाकी भी तकरीबन हमारे पास 3 जीनोटाइप वैरायटी तो अभी अप्रूवल होने के बाद बनती है ना, ठीक है, उससे पहले वो है अभी F4 और F5 में, मतलब 4 से 5 साल उसको हो चुके हैं, उसके ऊपर काम हुआ है। हम उसको साथ के साथ हर साल हम उसके सैंपल लेके हम उसमें BT एक्सप्रेशन भी चेक करते हैं, ठीक है, कि कितना है, उसके हिसाब से फिर जो प्लांट्स हमने रिमूव करने होते हैं वो रिमूव कर देते हैं, उसको प्रोसेस को आगे लेके चल रहे हैं। और साथ साथ हम थोड़ा सा इस पर भी काम कर रहे हैं। वाइट फ्लाई का ज़्यादा इशू है,
हमारे यहाँ। अभी इसको देखते हैं, आप कुछ कहना चाह रहे थे लिहाज साहब? आपने पहले शुरू में सवाल किया था डॉक्टर साजिद साहब से कि CCRI में जो एरिया कास्ट है, इसके बारे में मैं एज अ फार्मर थोड़ा सा तहफ़्फ़ुज़ात आपने पेश करता हूँ। जब हम सिटी की तरफ आते हैं देहात से, तो हमारी तवज्जो जो है ना निगाह रिसर्च इदारों की तरफ होती है, उनके खाली एरिया की तरफ होती है या उनमें लगी क्राफ्ट्स की तरफ होती है। मेरी रिक्वेस्ट है कम से कम एक अच्छे ऐसे प्लाट होने चाहिए जो प्रोग्राम के दौरान मॉडल के तौर पर होना चाहिए ना, वहां से देखें तो हमारी क्योंकि रिसर्च इदारे हमारी एक जो है ना दर्शगाह के तौर पे जरा दर्शगाह है, तो मैं हमारा दिल खुश हो। ये ना हम बाहर से देखें तो वो खाली रकबा पड़ा है। मैं गवर्नमेंट को संजीदगी से इस पे काम लेना चाहिए, इनकी जो जरूरियात हैं वो पूरी करनी चाहिए। फंडिंग के इश्यूज हैं, इस वजह से सारे काम ये बड़ा अहम ठीक है। अच्छा साजिद साहब, प्रोग्राम का वक्त भी बड़ा महदूद है, मैं मुख्तसरन आपसे चाहूंगा कि ये इस वक्त जो है जिन बीमारियों का अटैक है उसके हवाले से कुछ आप जरा जी बिल्कुल, जी बिल्कुल। फार्मर्स में इस दफ़ा जो है ना मुल्तान के अंदर, शुजाबाद में, बावलपुर, दीपालपुर और मुख्तलिफ जो अपना है कॉटन जो एरियाज़ हैं, वहाँ पर सबस देले का जो हमला काफ़ी है। सबस देले का जो मुआशी जो हद है ना, वो तकरीबन 1 फी पत्ता है, 1 फी बालिग या बच्चा जो फी पत्ता है। इसमें जो है ना फार्मर जो है ये फ्लोनिकामेट जो है 60 ग्राम या डाइनोटिफ्रॉन 100 ग्राम जो 100 लीटर पानी के अंदर जो है ना वो मिलाकर स्प्रे करें। तो और तो इससे जो सुस्त तेला है जिसे एफिड भी कहते हैं, वो भी इससे जो कंट्रोल हो जाएगा। अगर थ्रिप्स की अगर हम बात करें, थ्रिप्स के भी हॉट स्पॉट नज़र आने शुरू हो गए, ताकि फार्मर्स को ये थोड़ा सा पैगाम चला जाए कि जहाँ पर अगर मुआशी हद को क्रॉस कर लें 8 से 10 पत्ता बालिग जो है या बच्चा जो है वो उसकी मुआशी हद है थ्रिप्स की सर। तो इसमें जो है ना जो फार्मर्स हैं उनको जो है, एक मिनट में थोड़ा सा IPM पीछे रह गया, ये बताइएगा डॉक्टर, आप इसको देख लें। डॉक्टर साहब, आपकी क्या, प्रोग्राम का वक्त महदूद है, आपकी क्या रिकमेंडेशन है इस वक्त? वाइट फ्लाई का अटैक है, थ्रिप्स का है, बाकी भी अगर कहीं कोई थ्रेट्स हैं उसमें क्या करना चाहिए? जी, मेरी रिकमेंडेशन ये होगी कि वाइट फ्लाई अभी जो लेट सोइंग पे तो अभी आई नहीं है, जो अर्ली सोइंग काटन है उस पे उसके एग और अभी कम तादाद में जो है ना वाइट फ्लाई आने में शुरू हुई है। तो उसके लिए ये है कि जो उसके बालिग और उसके बच्चों के लिए जो भी कोई दवाई, जिस तरह पायरेप्रॉक्सिफिन है या मोमेंटो है, इस तरह के स्प्रे जरूर मिलाने चाहिए, देखें ताकि उसको, फिर उसके बाद जो है ये फैसला करें। क्योंकि हम साथ साथ IPM भी चला रहे हैं ना जी, उसको हमने नया नाम दे दिया है कार्टन मैनेजमेंट का, लेकिन उसको नाम बदल दिया ना जी, अब हमने कॉटन मैनेजमेंट को। अच्छा, तो उसको जो है हमें अभी वेट करना चाहिए, देखना चाहिए कि अगर वो नुकसान की हद क्रॉस होती है माशियत, तो फिर जाके इसको स्प्रे की इसके वाइट फ्लाई के लिए थ्रिप्स की बात कर रहा था। तो थ्रिप्स का अगर हमला कई जगह पे हॉट स्पॉट नजर आ रहे हैं और माशियत से जैसे वो क्रॉस होते हैं, तो स्पिंटोराम जो है 60 मिलीलीटर और क्लोरफिनापायर 125 मिलीलीटर 100 लीटर पानी के अंदर जो है ना मिलाकर स्प्रे करें। इंशाल्लाह इसका सर रिजल्ट आएगा। इसकी एप्लीकेशन कई जगह पे मैंने अप्लाई किया है, इसको थ्रिप्स का भी कंट्रोल मिला और सबस देले का भी हमें मिला। मेहमानों का बेहद शुक्रिया जी। हमारे प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया। नाज़रीन, हमने कपास पे बात की। इस वक्त जो है कपास काश्त हो चुकी है, अगला मरला है कपास की देखभाल करनी है। कोशिश करें, आपने मेहनत की है और हमने तकरीबन वो रकबा जो टारगेट मुकर्रर किया था उसको अचीव किया है। अब इस रकबे पर काश्त करने के बाद इससे ज़्यादा से ज़्यादा पैदावार हासिल करनी है, क्योंकि जितना हमने ये हदफ मुकर्रर काश्त करने का किया था उतना ही हदफ पैदावार हासिल करने का भी है। तो पैदावार तब हासिल हो सकती है जब हम देखभाल अच्छी करेंगे और तमाम इनपुट्स जो है जो कपास को ज़रूरत है वो फराहम करेंगे। अगले प्रोग्राम तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।